वंदे मातरम साथियों, आज हम आपको एक दर्द भरी और मार्मिक कहानी सुनाते हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सुहागन, एक धोखा। एक दर्द भरी कहानी। सिमरन की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। सिमरन के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया सिमरन की शादी के लिए। अब सिमरन के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। सिमरन बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद सिमरन डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। सिमरन को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही सिमरन के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। सिमरन के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी सिमरन को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे, सूरज विदा हो गया था, चंदा का आगमन हुआ। सिमरन को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माए घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी, कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफ आया, उसने कहा मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब सिमरन की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी सिमरन की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे, इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खाल देंगे सिमरन के देवर के लिए। सिमरन मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा एक आधी फोटो निकलवाए और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेट पर ले जाया गया। काफी देर बाद सिमरन की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। सिमरन से कुछ नहीं बोला। सिमरन सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए सिमरन से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। सिमरन उठी और लाइट बंद करके आई। अब सिमरन की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही सिमरन लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। सिमरन ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। सिमरन ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। सिमरन तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। सिमरन को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो।
शाम के समय डॉस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी, वहां का निमंत्रण आया हुआ था। सिमरन और सतीश की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब डॉस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और सिमरन को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर भेजा सतीश और सिमरन को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब सिमरन ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंदी बैठी थी, नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 2-3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह सिमरन के पास नहीं आया और अपनी बहनों और जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर सिमरन को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह सिमरन के पीहर से फोन आया कि उसको लेने भैया आ जा रहे हैं। सिमरन मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाओगी तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को सिमरन के भैया आए सिमरन और सतीश को ले जाने, पर सतीश की मां ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है कि मैं सिमरन के संग नहीं जाऊंगा। अब सिमरन के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली सिमरन को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की मां सिमरन के भैया से बोली, देखो बेटा तुम सिमरन को ले जाने आए हो, सिमरन को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा तू कल ही वापस आ जाना। जब सिमरन सतीश और भैया के संग घर पहुँचे तब सिमरन के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई सतीश की ससुराल में, उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। सिमरन के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा मगर नहीं रुका। अब सिमरन की सहेलियां व डॉस की महिलाएं सिमरन से मिलने आई और सब ने कहा सिमरन के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर सिमरन बुझी बुझी सी दिख रही है। सिमरन ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई कि कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे और कोई बात नहीं की। फिर सिमरन की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संगठन से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर सिमरन को ससुराल जाना पड़ा। अब सिमरन की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। सिमरन भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, सिमरन गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती और फिर खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर सिमरन को ताने मारने और लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज की लड़ाई झगड़े से सिमरन का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश सिमरन से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था सिमरन में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब सिमरन को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा।
मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश सिमरन के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए सिमरन से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू हो गया। मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। सिमरन जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। सिमरन मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब सिमरन की सास ने कहा, हाँ तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। सिमरन की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जबाई को बुला कर लाई। सिमरन की नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजी चारों जने थे। सिमरन को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब सिमरन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद सिमरन की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और सिमरन से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब सिमरन खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। सिमरन जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गए, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। सिमरन सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी। जब सिमरन सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब सतीश आया और सिमरन को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। सिमरन डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझा, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकलना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अगले दिन जब सतीश का दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया, उसके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। सिमरन से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश सिमरन को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आए हैं। प्यार से सिमरन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र की फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। सतीश, सिमरन और सतीश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि सिमरन के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह घिरे घिरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी सिमरन को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यही बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी सिमरन। रात के 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब सिमरन को डर लगने लगा और वह डर कर वही बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग सिमरन को देख रहे थे कि क्यों रो रही है।
फिर एक महिला ने हिम्मत करके सिमरन से पूछा, बेटी रो क्यों रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? सिमरन ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यही बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतजार में यही बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं है और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाए और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। सिमरन ने हिम्मत करी और घिरे घिरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनमें। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं देखा था, ना ही उसके मित्र की फैमिली ही नजर आई थी। अब सिमरन बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूं? फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह सिमरन के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। सिमरन ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर सिमरन ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। तो सिमरन ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते सिमरन और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब सिमरन ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। सिमरन ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। सिमरन उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। सिमरन को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा वही है। सिमरन थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। सिमरन थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। सिमरन ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच सिमरन ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो सिमरन कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। सिमरन ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा।
तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। सिमरन खड़ी होकर दरवाजा खोकर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और सिमरन से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को सिमरन और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें सिमरन के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोच कर प्लानिंग के अनुसार सिमरन की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। सिमरन को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। सिमरन के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। सिमरन को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन सिमरन ने ये किया, सिमरन ने वो किया। तब सतीश सिमरन को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं तब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर सिमरन कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से सिमरन से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब सिमरन ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए, पर सिमरन को ये समझ नहीं आया क्यों उतवाए गहने, जबकि ये सारे गहने सिमरन के पिता ने दिए थे सिमरन को। मगर सिमरन ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने सिमरन के परिवार वालों के सामने रख कर बोले, ये देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी ने मेरे मुंह पर गहने मार कर फेंक दिए। फिर सिमरन के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब सिमरन के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद सिमरन के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए सिमरन को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब सिमरन को भैया पीहर ले गए। वहां सिमरन के भैया भाभी सिमरन के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि सिमरन की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी मां के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर सिमरन की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो सिमरन के पिता उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो BP हाई था, उसे BP की दवाई दी। तब अगले दिन सिमरन की बड़ी दीदी कजन आई और सिमरन को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सतीश वहां आया तो उसे यह खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यही रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश और उसका दोस्त एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। सतीश और उसका दोस्त इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। सिमरन के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पर सिमरन को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था, तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, इसे छोड़ कर आ। सतीश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह सिमरन की डिलीवरी होने तक वही रखा। सिमरन ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर
हर बार सतीश टाल देता, ना तो सतीश खुद फोन करता था ना ही लेने आता था। सिमरन फोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब सिमरन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके सिमरन की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर के छुट्टी देते ही सिमरन को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सतीश सिमरन को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने सिमरन के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इस क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जीत करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ कर कैसे आओ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। ये सब बातें सिमरन सुन रही थी, उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकते क्या, अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, सतीश को नहीं है। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को दोस्तों और सभी ने कहा कि तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया, सिमरन को वहां रखा। ये सतीश की एक चाल थी, कोई सिमरन से प्यार नहीं था, पर सिमरन हर तरह से समझौता कर लेती थी उस टाइम। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के डौसी देखते इतने छोटे बच्चे और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं, सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी सिमरन हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने की इसे छोड़ा और सतीश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया जहां से सिमरन को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब सिमरन चाय नाश्ता देने गई तो सिमरन के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उससे सिमरन को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा, गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आकर सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब सिमरन को कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर सिमरन पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं सभी, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। सिमरन का है कौन जो उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता।
इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते। नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं चुकता। उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मार कर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर सिमरन मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपना पत्नी धर्म मरकर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि सिमरन वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए। इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्जाम लगाता। पुरुष होता तो कहता, ये रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए ये तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती। हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाए। कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तान सब घिरे घिरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश सिमरन को क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह सिमरन को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया सिमरन को मारने के लिए। वो उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर सिमरन पर होने लगा। सिमरन पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता क्या समय हो गया। इससे भी सिमरन नहीं मरी तो अब उसने सिमरन को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर सिमरन को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब सिमरन और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब सिमरन कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर सिमरन भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। सिमरन का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा। तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी यह कहानी अंतहीन है। यह मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।